अमूमन पाकिस्तान का जो मीडिया है वो उसको तो पता ही नहीं हो रहा होता ज्यादातर कि इंटरनेशनल खबरों में क्या चल रहा है या बैन अवी ताल्लुकात में क्या हो रहा है, क्योंकि ये खबरें पिक करते हैं। जो बहुत बड़ी खबर है, जो क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान के लेंस से समझने की कोशिश करता हूँ, और वो ये है कि भारत और यूएई ने $100 बिलियन को प्लान किया है ट्रेड का। अगर आपको पता है तो नहीं, मैं बता देता हूं कि तकरीबन $60 अरब की बायलैटरल ट्रेड जो है वो हो रही है। और वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो इसको $100 बिलियन पे लेके जाना है। भारत और यूएई ने 881 पेजेस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखा है, जो बेसिकली जिस इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जिसमें वो कहते हैं जी गुड्स सर्विसेज पे बात होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम पे बात होगी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे बात होगी, डिजिटल ट्रेड पे बात होगी और सस्टेनेबिलिटी पे बात होगी। और वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली 90% जो है वो दोनों ममालिक को फायदा होगा। अच्छा, अब ये जो चीजें, मैं अगर आपको सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही बता दूं सिर्फ, तो ये जो चीजें हैं वो कह रहे हैं कि इस वक्त भारत जो है उसको ये एडवांटेज है कि वो तकरीबन अपनी 40% जो ट्रेड है वो अपनी जो अरब ममालिक के साथ, अरब वर्ल्ड के साथ करेगा। और इस जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है भारत और यूएई का, ये तकरीबन तकरीबन 2% जो है यूएई की जीडीपी को जिसका फर्क पड़ेगा, जो कि तकरीबन $9 अरब है बाय 2030। अब आप देखें कि ये कितनी बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने की है, क्योंकि क्या उसे बोलते हैं, इंडियंस ये समझते हैं कि हमें अगर जॉब्स लेनी है, मार्केट तक एक्सेस करना है, तो हमें इस तरह की मार्केट्स को टैप इन करना होगा। अब ये जरा थोड़ी सी एक ग्रेटर पिक्चर समझने की कोशिश करें। ग्रेटर पिक्चर वही है जिसमें अमेरिकन ये चाहते थे कि पाकिस्तान जो यूएई है और बाकी जो अरब ममालिक हैं वो रिकग्नाइज करें इसराइल को। अब जब यूएई ने इसराइल को रिकग्नाइज किया तो इंडिया और यूएई का रास्ता भी खुल गया। और आपको पता है कि फॉर लॉन्ग यूएई और इंडिया के जो ताल्लुकात थे अरब वर्ल्ड, वो बड़े डॉर्मेंट रहे, बिकॉज एक तो पाकिस्तान का बड़ी देर प्रेशर रहा, पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा, ओआईसी, कश्मीर के मसले को बड़ा पकड़ के रखा। अब वो सारी चीजें जो हैं वो पीछे हट गई हैं। अब वो कहते हैं कि फाइन नहीं, हमने ये नहीं करना। आपको पता है कि तकरीबन 79 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस जो है वो अरब वर्ल्ड से इंडिया की तरफ जाती है, जिसमें आप समझ लें, और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है तकरीबन को $12 अरब आते हैं, जिसमें कुछ $6.5 अरब सऊदी अरब से आते हैं, और बाकी कुछ जो कोई 4.3 बिलियन डॉलर है वो यूएई से आते हैं, और इस तरह बाकी जो है वो आते हैं। लेकिन ये सारे का सारा जो दोस्तों गेम चेंजर था, दैट वाज क्या उसे बोलते हैं, इब्राहिम अकॉर्ड था। अब इब्राहिम अकॉर्ड ने सारी की सारी एक्सेस दे दी उसको इसराइल को, मेन स्ट्रीम कर लिया। उधर से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने न्यू क्वाड की बात करना शुरू कर दी कि जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड अमेरिका ने एक पार्टनरशिप बनाई है, हम उस तरह की एक पार्टनरशिप जो है वो इस खत्ते में भी बनाएंगे। अब मुझे ये बताएं, अब पाकिस्तान जो है वो अपने नए अलायंसेस डेवलप नहीं कर सका, ना मलेशिया से, ना ईरान से, टर्की से, हम बल्कि वो, और ना ही चाइना और रशिया से उस तरह हम कर सके, क्योंकि हम तो रिसीविंग एंड पे। हमारा तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है फायर फाइटिंग से मुराद ये है दोस्तों कि इथू पैसे कट गए ने तो इथू फाड़ लो, उथू कट गए ने तो इथू फाड़ लो। दैट इज नॉट वेयर द नेशंस कैन लीड। अब मुझे ये बताएं कि जब एमिरातीज जो है, दुबई की सरकार जब कश्मीर में पैसा लगाएगी तो हमने तो नहीं रोका उनको, लेकिन आपको याद है कि जब सी पैक पाकिस्तान, कश्मीर और जीबी से गुजर रहा था तो इंडिया ने इसके ऊपर कहा था कि हम ये उन्होंने शोर डाला था। होना कुछ भी नहीं था, करना कुछ भी नहीं है, और उनको भी पता था कुछ नहीं होना। बट पॉइंट ये है कि आप अपना असर्ट तो करते हैं अपनी पोजीशन। अब ये जो $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन यूएई एंड सऊदी अरब, और ये आपको पता थोड़े महीने में, 1-2 महीने पहले नरेंद्र मोदी पीएम ने जाना था यूएई, लेकिन वो ना जा सके, तो अभी इन्होंने वर्चुअली जो है इस सारे मसले को, जो वर्चुअल समिट की है जिसमें इन्होंने ये सारा कुछ कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है जी, हम ये $60 से $100 तक इसको लेके जाते हैं। अब मुझे बताएं, ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक पूरा ये एक ग्रेट ओपनिंग है। सऊदीज, अमेरिकन क्या कह रहे हैं कि हम
जो न्यू इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है, जिसको मेरा ख्याल है 99.99% पाकिस्तानियों ने नहीं पढ़ा और ना किसी को पता है कि वहां पे क्या हुआ है। जो न्यू इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है, या अगर पढ़ा होगा तो वो हमारी पॉलिसी में, इम्प्लीमेंटेशन में, या वो अवाम तक नहीं पहुंच रही कि हम क्या कर रहे हैं। जो न्यू इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है वो कहती है कि भारत जो है उसको हमने खित्ते की लीडरशिप देनी है। वी हैव टू गिव लीडरशिप ऑफ द रीजन। और आपको पता है पाकिस्तान शुरू से एक चीज कहता रहा, वो ये कहता रहा कि हम भारत को यहाँ का पुलिस मैन नहीं बनने देंगे। अब ये देखें, अब पाकिस्तान इसमें साइलेंट भी है, पाकिस्तान खामोश भी है, हम अमेरिकन को कह भी नहीं सकते। माजी में तो हमने जब बुश एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने ये सारा करने की कोशिश की थी, तो हमने बुश एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा था कि पायन ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दें आप इंडिया को, इससे इम्बैलेंस होगा। अनफिनिश्ड इश्यूज लाइक कश्मीर है, न्यूक्लियर जो है ममालिक हैं दो, लेकिन दुनिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एनालाइज कर लिया कि पाकिस्तान एंड भारत जो है वो रिस्पॉन्सिबल मुल्क है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन्स। दोनों ममालिक अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की वो शेयर करते हैं, न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की हॉट टॉक है, डीजीएमओ लेवल की हॉट टॉक है, तो हॉटलाइन है सॉरी। ये जो है वो तो इसकी वजह से देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अब दुनिया ने कहा यार है, हम कहते रहे कि कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, बट दे डिडंट अंडरस्टैंड दिस। और उन्होंने कहा नहीं, चीजें बेहतर हो जाएंगी बिकॉज दे विल नॉट गो फॉर वॉर, ये दोनों जंग की तरफ नहीं जाएंगे। सो इस चीज ने बेसिकली ये चीज महसूस करा दी कि नहीं, पाकिस्तान के पास जो चॉइसेस हैं वो कम है, बिकॉज पाकिस्तान भी एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने के नाते, जिस तरह दहशतगर्दी की जंग में हमने बड़ा नुकसान किया, बड़ी एफर्ट की, पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क बना और एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, जिसकी सब तारीफ करते हैं, जिसमें इंडिया भी तारीफ करता है। अगर आप कभी इंडियन से मिले, मैं यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे इंडियन से मिलता हूँ और वो ये कहते हैं कि ये पिछले कुछ अरसे में उन्होंने, पाकिस्तान ने बड़ा काम किया है। बट एनी मूविंग फॉरवर्ड, मेरा जो टॉपिक है वो यूएई और इंडिया है। वो कहता है कि अब अमारातीज क्या कहते हैं? अमारातीज कहते हैं जनाब कि इंडिया और जो यूएई वो नेचुरल पार्टनर्स हैं। मैनू तुसी ए दसो, नेचुरल पार्टनर जो है इस दुनिया में किसको कहते हैं? फिर नेचुरल पार्टनर्स ये नहीं कहते आप मुसलमान हैं तो तुसी नेचुरल पार्टनर हो, ਤੁਹਾਡਾ रंग चिट्टा तो तुसी नेचुरल पार्टनर हो, तुसी अरबी हो तो नेचुरल पार्टनर, तुसी ओ अबाया और तोप पा ली तो तुसी नेचुरल पार्टनर हो, या पैंट शर्ट पहन लिए तो नेचुरल पार्टनर हो। 21वीं सदी में नेचुरल पार्टनर उसको कहते हैं जिनको रोटी हो, पैसा होवे, किसी खाना से भी पैसा होवे तो खुआने वाले को भी पैसा होवे। अगर आप होटल में जा रहे हैं तो अगर आपके पास 200-500 रुपया है, और अगर आप अमेरिका में हैं तो 200-400 डॉलर है, और खिलाने वाला जो है वो आपको दे रहा है, और अब वो कहेगा जी आप मेरे बड़े अच्छे कस्टमर हैं, आपकी क्या बात है, आपकी बल्ले बल्ले, आप जो है ना रिस्पॉन्सिबल कस्टमर है। रिस्पॉन्सिबल कस्टमर का मतलब होता है तो आपको पैसे हैं, तो रोटी खाना है। दिस इज व्हाट द रिस्पॉन्सिबल कस्टमर इज। एंड नेचुरल पार्टनर वो होता है जितने पता हुए कि कारोबार किया जा सकता है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो है वो कहते हैं, आप अच्छा आपको पता है इस पे हम इंडियन जो हैं वो बार बार एक लफ्ज बोल रहे हैं, रूल्स बेस्ड फेयर ट्रेड। रूल्स बेस्ड यानी कि वो रूल्स जो WTO बनाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, वो रूल्स जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, और वो बायलैटरल अरेंजमेंट जो दो मुल्क साइन करेंगे, वो कहते हैं जी रूल्स बेस्ड फेयर ट्रेड। और इन्होंने क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, अब इंडिया को ये फायदा है कि उसकी जो जेम्स एंड ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक, मेडिकल डिवाइसेस में सबसे बड़ा, अच्छा ऑटोमोबाइल्स में इंडिया को बड़ा एडवांटेज होगा। मैं इस्लामाबाद में एक अच्छी एक मॉल में गया तो वहां बड़ी अच्छी ज्वेलरी थी, तो मैंने कहा ये अब कहाँ से मंगवाते हैं? मेरे हाल 6-8 माह पहले की बात है। तो वो फैमिली मेरे साथ थी, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो इंडिया से आती है। तो मैंने कहा इंडिया से कैसे आती है? उन्होंने कहा दुबई जाती है, दुबई से पाकिस्तान आती है। ठीक है, और वो बहुत अच्छी ज्वेलरी थी, मतलब वाकई वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, दैट वाज नॉट प्योर, लेकिन उसके रेंट्स बहुत हाई थे भाई। मैं तो हैरान, मुझे तो क्योंकि मुझे एक चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है ज्वेलरी का, तो मैं क्या है तो यार वाकई दिस इज अ बिग गेम, और दिस इज अ बिग डील कि आप उसका वो स्टाइल देखें, वो चीजें देखें, वो वाकई बहुत जबरदस्त थी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी है इसमें इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। टेक्सटाइल लेदर में, अच्छा हमारा वो क्या है, हमारे वो कहते हैं जी साढ़े को तो लेदर दी जैकटा ही पाइन, ठीक है, हम वो इस सियालकोट की लेदर की जैकेटें पूरी दुनिया, अब दुनिया में लेदर की जैकेटें कौन पहनता है? इतनी वो सर्दी नहीं, और वो बड़ी भारी होती है, उसके बड़े मिसाइल हैं। इधर आप देखें ये पोलो शोलो ने पतली पतली जैकेटें निकाली, पतली, इतनी पतली जैकेटें कि उनका वजन ही कोई नहीं होता, और वो इतनी गर्म होती हैं। हम समझते हैं कि नहीं जरा ना
इतनी जबरदस्त, इतना मोटी होना चाहिए, लोग इतना वजन नहीं पहन सकते। अब वो पुराना एक फैशन की हद तक वो लेदर जैकेट्स तो चल गई। अब ये सारा के सारा जो है, अब मुझे ये बताएं, इस तरह की जो फायदे होंगे तो वीजे क्या इंडिया को आएंगे या पाकिस्तान को आएंगे? पाकिस्तानी भी बहुत काम कर रहे हैं वहां